चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। मैं कल आपको करवा रही थी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए। नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट हमारा कंप्लीट हो गया था। नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के अंदर हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है, डबलेट टर्म सेपरेशन आता है डेल्टो, वो आपका किसके इक्वल होता है? डबलेट टर्म सेपरेशन आपका डेल्टो किसके इक्वल आया था? नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के अंदर वो आपका आया था 5.82 जेड की पावर 4 डिवाइडेड में एन का क्यूब एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, फिलहाल ऑर्बिट आपका 1 उसमें ही होता है, तो हम ये भी फॉर्मूला मतलब पूरा वो कर सकते हैं। आप पूरा उसमें लेना चाहते हो तो पूरे इसकी फॉर्म में भी बता सकते हो, सिर्फ इतना लिख सकते हो कि ये कितना होता है 5.84 इंटू जेड की पावर 4 अपॉन में एन का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट पूरा का पूरा, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर आप पूरा इज इक्वल टू में भी इसको बोल सकते हो। ये आपका टर्म सेपरेशन आया था। उसके बाद हमने इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए बताया था। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए जेड माइनस सिग्मा हो जाएगा, और ये जो 4 आपका है ये इस पूरे के ऊपर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो पूरी टर्म आपकी बनी है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की फॉर द नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, वो आपकी कितनी हो गई फॉर द स्क्रीनिंग इफेक्ट? डेल्टा इज इक्वल टू 5.84 जेड माइनस में सिग्मा की पावर 4 अपॉन में एन का क्यूब। आप यहाँ तक इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर वैसे लिखना चाहते हो 5.82 के उसमें तो 5.82 और ये जेड माइनस में सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का क्यूब एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, एक और फैक्टर क्योंकि हमारा उसके अंदर आया था एल प्लस हाफ वाला, तो जब हम नॉन पेनिट्रेटिंग के लिए पूरा टर्म सेपरेशन देखते हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए, जब जे की वैल्यू आपने एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ ली थी, तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है डेल टो 1 माइनस में टो 2 का जब हम निकालते हैं तो वहां पे एल प्लस हाफ ही आ रहा था, है ना? तो एल प्लस हाफ तो आपका कैंसिल आउट हो गया था, और यहाँ से सिर्फ ये रिजल्ट आपका बच गया। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट को लिख सकते हो। और अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फॉर द पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। कल थोड़ा बहुत मैंने करवा दिया था, एक बार दोबारा से करवा देती हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए मैंने आपको बोला था कि जो हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं वो इलिप्स, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा था, तो जो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा था तो हम उसके दोनों फेस को देखते हैं कि वो इनर और आउटर अगर होगा न्यूक्लियस के पास, जैसे आउटर तो मूव कर ही रहा है, उसके पास उसके इनर के अंदर आ जाता है, क्योंकि हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ले रहे हैं ना इसके अंदर। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर कितना इन मतलब वो पेनिट्रेट करके जा सकता है, क्योंकि पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट यही तो होता है कि पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट क्या है आपका, कि जो भी आपका न्यूक्लियस है कितना वो उसके अंदर पेनिट्रेट करके जा सकता है ना? तो हम हमें इसीलिए अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, वो वाला केस भी कंसीडर करना पड़ेगा कि आउटर है तो कितनी देर तक के लिए है, इनर उसमें आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है तो कितने उसमें कर रहा है, क्योंकि नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के अंदर तो ये वाला केस तो बनेगा ही नहीं कि वो न्यूक्लियस के आउटर या इनर है, वो तो उसके अंदर तो हमेशा हमें आउटर ही लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने स्पिनिंग के केस लिया था उसके अंदर। नॉन पेनिट्रेटिंग के अंदर स्पिनिंग की वैल्यू जो आपकी एक बारी हमने एल प्लस एस, एक बारी एल माइनस एस करके आपने जे को वेरी करा था, और वहां से आपने टो 1 एंड टो 2 कैलकुलेट किया था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये आउटर फेज भी लेना पड़ेगा, प्लस में
अगर ये यहाँ पे न्यूक्लियस है आपका, अगर ये इसको किसी तरीके से किसी ऑर्बिट के अंदर इस तरीके से जा रहा है कि इसको पेनिट्रेट करके जा रहा है इसके अंदर से, तो अगर इफ पॉसिबल है ऐसा, तो हमें वो वाला केस भी कंसिडर करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम वो वाला केस भी इसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं, तो जो हमारा डेल्टो है, हमारा अभी तक जो आया था, वो डेल्टो का रिजल्ट आपका कितना आया था, आर, एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे z की पावर 4 डिवाइडेड में n का क्यूब l इंटू l+1, ठीक है। दो बारी लिख लेती हूँ, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, एक बारी हमें इसका इलेक्ट्रॉन जो ये आउटर सरफेस के न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा है उसको कंसीडर करना है, एक बारी अगर ये पेनिट्रेट कर रहा है तो इसका इनर पार्ट भी कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम वो वाला कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरे वाला भी लिख देती हूँ मैं, एक बारी सिमिलर लिखा जाएगा, है ना। तो सिमिलर लिखा जाएगा तो r अल्फा का स्क्वायर z की पावर 4 n का क्यूब l इंटू l+1, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनर और आउटर दोनों के लिए इस टर्म को मतलब वो करना है। तो अगर इनर के लिए आप कंसिडर कर रहे हो, तो जो आपका ऑर्बिट था, ठीक है, उसके अंदर भी इनर उसमें आएगा, जो आपकी शेल है वो भी इनर के लिए ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आउटर के लिए कंसिडर कर रहे हो, तो जो आपका ये जो प्रोटॉन है मतलब जो जेड है आपका, वो भी क्या हो जाएगा, आउटर के लिए लिया जाएगा, और ये भी उस टाइम पे आउटर के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। एन की वैल्यू भी, एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता है ना, शेल की डिजाइग्नेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो गई, तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, शेल के एलिमेंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे इनर और आउटर दोनों डेल आपने मतलब जो टर्म सेपरेशन है वो यहाँ पे लिख दिया है, तो अब आपको टाइम स्पेंड बताना है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा देखो इलेक्ट्रॉन कितना इसके अंदर रहा और कितनी देर के लिए ये बाहर मूव कर रहा है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा तो हम यही मानेंगे ना कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के बाहर ही मूव करेगा, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंडिंग वो कहाँ कर रहा है, आउटर द न्यूक्लियस कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इस तरीके से कर रहा है, तो मैं इस टाइम एक टाइम कंसिडर करते हैं जिसके बिहाफ पे हम इसको पूरा का पूरा लिखेंगे, ठीक है। उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने, क्योंकि आपने डेल टो नॉट आउटर और इनर के लिए लिखा है, तो एक टोटल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे आपने वहां पे टो 1 और टो 2 निकाला था, उसके उसमें सॉल्व किया था, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, इनर या आउटर कोई भी लिख सकते हो पहले, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना देर तक के लिए ये यहाँ पे रहा, अपॉन में टोटल टाइम कितना था, ठीक है, प्लस में आपका टर्म सेपरेशन कितना आया आपका, जब आप इनर उसको केस को यूज कर रहे हो, और इनर केस को यूज कर रहे हैं, और टाइम कितना लगा जब वो उसको पेनिट्रेट करके चला गया था, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है हमारा वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम ये कह रहे हैं कि मोस्टली हम ये मानेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है आउटर उसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका, क्योंकि पॉसिबिलिटी भी यही है कि अगर वो सारा टाइम आप जो टोटल लेके चल रहे हो वो पूरा का पूरा वो बाहर है, लेकिन वो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का केस हम अगर लेके चल रहे हैं तो इनर भी वो जा सकता है, वो केस भी हमें बताना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हमने ये वाला फैक्टर, सिर्फ ये वाला फैक्टर इसी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो टाइम है वो हमारा टाइम जो आउटर उसमें न्यूक्लियस से बाहर रह रहा था इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था उसके लिए है। तो आपका ये जो टाइम टी नॉट था इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ओनली टी ही लिख सकती हूँ, ठीक है। तो टी से टी तो मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आप ये जो अब जो टर्म सेपरेशन आया था, इस टर्म सेपरेशन को अब आप कैसे लिखोगे, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इस टर्म सेपरेशन को लिखेंगे डेल टो
इज इक्वल टू डेल टो नॉट, यानी कि आउटर के लिए मैं उस टर्म सेपरेशन को बताना चाह रही हूँ, और मेरा जो आउटर के लिए जो टाइम था वहां पे स्पेंड कितनी देर के लिए वो आउटर उसमें रह रहा है, तो मोस्टली जो हम एवरेज टाइम टी लेके चल रहे थे वो उसके इक्वल था, तो वो कैंसिल आउट हो गए थे। और इनर के लिए लेके चलेंगे तो डेल टो इनर के लिए, और यहाँ पे वो कितनी देर के लिए रहा, तो वो टाइम हमें बताना पड़ेगा टी आई, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर अगर वो पेनिट्रेट करके जा रहा है तो कितनी देर के लिए रहा वो, और अपॉन में उसका एवरेज टाइम। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमें टी नॉट और टी आई की वैल्यू चाहिए होंगी। ठीक है, तो अगर आपका जो टी नॉट है वो क्या है आपका, कि कितने उसमें आउटर जो कोर है उसके आउटसाइड में है, टी आई क्या है कि इनर के लिए वो कितना टाइम कंप्लीट कर रहा है, कि कितना टाइम उसको लग रहा है कि वो इनर इलिप्स को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो इनर इलिप्स के लिए आप इसको लिख लीजिए कि इनर इलिप्स के लिए जो टाइम होगा आपका वो कितना होगा, टी आई की वैल्यू ये मैंने कल आपको बताया था कि इसके अंदर एक दो वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करके निकालेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो वैसे ये पेपर बहुत लेंथी आता है, तो इसके अंदर जो एक दो स्टेप मैं आपको बोल रही हूँ कि रिमेम्बर करने पड़ेंगे, वो आपको करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर देखो, ये मैंने लिखा है कि जो टाइम पीरियड है वो आपका है एन का क्यूब, एच का क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन का होल का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, एम ई की पावर 4 जेड का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें किसके, अब हमें तो किसके लिए बताना पड़ेगा आपको, आउटर और इनर दोनों के लिए टाइम पीरियड जो इलिप्स है अपना, वो आउटर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, इनर अगर कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो अगर आपने टर्म सेपरेशन का फॉर्मूला देखा वहां पे भी आपने जेड और जो ये फैक्टर था एन था वहां पे ही आई और नॉट लगाया था, तो अगर इनर के लिए आपका ये फॉर्मूला है तो टाइम आपका इनर के लिए, ऑर्बिट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इनर के लिए, और जेड आपका इनर के लिए हो जाएगा। अगर आपको आउटर के लिए बताना है तो आउटर के लिए कैसे बताएंगे, टी नॉट आउटर के लिए। ठीक है, क्योंकि आई जहां पे है उसको रिप्लेस कर देंगे आउटर से, एन नॉट का क्यूब, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो एच का क्यूब तो एज इट इज हो जाएगा। सिमिलरली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी आप एज इट इज वहां लगा दोगे, डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर एम ई का की पावर 4 और जेड नॉट का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि एवरेज टाइम कहाँ से आएगा। ठीक है, आपने टी नॉट की वैल्यू बता दी, टी आई की वैल्यू बता दी, अब तो हमें टी की वैल्यू भी बतानी थी। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दी, आपने ये कहा था कि एवरेज जो आपका टाइम होगा, ठीक है, जो आप मेन टोटल टाइम लेके चल रहे हो, वो टोटल टाइम आपने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियस के आउटसाइड ही इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा। इसका मतलब जो टी है वो मोस्टली आपका किसके इक्वल होगा, जितना आपका आउटर कोर के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है उसके इक्वल होगा। इसका मतलब तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टी नॉट अपना टाइम आया है वो और कुछ नहीं, हम ये कह सकते हैं कि टी भी मेरा इसके इक्वल होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ना, ये चल रही है ना, बच्चे कहाँ गए, एक मिनट,
तो देखो इसके अंदर आपके टी की वैल्यू और टी आई दोनों आपके आगे हैं, अब जस्ट इनकी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो डेल टॉ आपका किसके इक्वल हो जाएगा, डेल टॉ नॉट की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। डेल टॉ नॉट आपके पास क्या था, आर अल्फा का स्क्वायर जेड नॉट की पावर 4 डिवाइडेड में एन नॉट का क्यूब एल इंटू एल प्लस 1, ठीक है। अब किसके बारे में बताना है, इनर के पार्ट के लिए, ठीक है। इनर के पार्ट के लिए बताना है तो हम उसके लिए भी बता देते हैं, जिससे एक ही चीज आएगी वहां पे, जेड की जगह जेड नॉट की जगह जेड आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस जेड आई की पावर 4 डिवाइडेड में एन आई का क्यूब एल इंटू एल प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना था, टी आई डिवाइडेड में आपको टी करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस फैक्टर को अगर इसके मतलब इसको लिखूंगी इसके अपॉन में, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस अगर हम करेंगे तो क्या क्या फैक्टर कैंसिल आउट हो सकता है, एच का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर एम ई की पावर 4b, 4 पाई का स्क्वायर एम ई की पावर 4b। जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या बची, जेड आई का स्क्वायर और जेड नॉट का स्क्वायर, एन आई का क्यूब और एन नॉट का क्यूब, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे बचे इनको यहाँ लिख लीजिए, ये क्या हो गया, एन आई का क्यूब डिवाइडेड में जेड आई का स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा आपका, जब आपने डिनोमिनेटर इसको किया डिवाइड किया, एन नॉट का क्यूब तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया और जेड नॉट का स्क्वायर न्यूमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो अब देखो एन आई का क्यूब से तो एन आई का क्यूब आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द इनर शेल था वो आपका कैंसिल आउट हो गया। और जेड आई के स्क्वायर है यहाँ पे 4 है, तो यानी कि मैंने 2 यहाँ से कैंसिल आउट कर दी तो सिर्फ 2 रिमेनिंग रह जाएंगे, ठीक है। और सारा फैक्टर तो यू का यू रहेगा क्योंकि और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब आप इसमें से कॉमन लेके क्या क्या लिख सकते हो, देखो आर अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन नॉट का क्यूब और एल इंटू एल प्लस 1, ठीक है। यहां से तो ये कॉमन आ गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं वो देखो, यहाँ पे जेड नॉट की पावर 4 है, यहाँ पे जेड आई का स्क्वायर है और जेड नॉट की 2 है। इसका मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, जेड नॉट का स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ दोनों साइड में से, ठीक है। तो मैंने जेड नॉट का स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, अगर ये कॉमन ले लूंगी तो इधर से 2 तो पावर इसकी चली गई, अभी 2 पावर वाला रहता है, यानी कि जेड नॉट का स्क्वायर अभी रहता है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे कितना हो गया, जेड नॉट का स्क्वायर तो आपने बाहर ले लिया, जेड आई का स्क्वायर आपका यहाँ से रहता है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, जेड आई का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो टर्म बची है आपकी वो क्या बची है, यहाँ पे आर अल्फा का स्क्वायर जेड नॉट का स्क्वायर एन नॉट का क्यूब एल इंटू एल प्लस 1 जेड नॉट का स्क्वायर प्लस में जेड आई का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब ये तो सिंपल हमने हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर दी, ठीक है। लेकिन अगर हम हैवीएस्ट एलिमेंट लेके चले तो हैवीएस्ट एलिमेंट के अंदर तो क्या हो जाएगा कि वो ज्यादा पेनिट्रेट करके जा पाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा पेनिट्रेट करके जा पाएगा तो जो आपका इनर शेल के लिए आप बता
बता रहे हो वो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। किससे? आउटर शेल के ऑर्बिट अगर आप किसी भी एटम का लेके चल रहे हो तो उसके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड मेरा ज्यादा हो गया। अगर जेड ज्यादा हो गया तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके पास पूरी टर्म क्या बची, यहाँ से पूरी टर्म हमारी हो जाएगी आर अल्फा का स्क्वायर जेड नॉट का स्क्वायर जेड आई का स्क्वायर डिवाइडेड में एन नॉट का क्यूब एल इंटू में एल प्लस वन। ठीक है, तो ये जो आपके लिए आपके पास आया है रिजल्ट वो आया है हैवी एलिमेंट के लिए। अगर हम हैवी एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे तो यहाँ पे जेड नॉट का स्क्वायर प्लस में जेड आई का स्क्वायर हो जाएगा। और अब तो एक और केस भी तो रहता है हमारा, एक और केस कौन सा, जब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी कंसीडर करते हैं। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी आ जाएगा। और आपको पता है अब तो कि हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जेड नॉट माइनस में टू जेड नॉट माइनस में सिग्मा का होल का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, जेड आई माइनस में सिग्मा का होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका किसके लिए हो गया, अगर हम यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसको भी कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट और डबलेट टर्म सेपरेशन ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार और सिलेबस के अंदर से आप एक बार मुझे ये बता दो और कौन सा टॉपिक रह गया इसके अंदर। ठीक है, एक तो आपका रुसेल सॉन्डर कपलिंग यानी कि एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग स्कीम रहता है, बस ये दो टॉपिक रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आपका डिफरेंट सीरीज ऑफ एल्कलाई स्पेक्ट्रा, वो बहुत कंफ्यूजिंग है और पेपर में 2-3 तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो एक हम सोडियम के लिए तो इसके अंदर करके चलेंगे, अगर इन केस अगर कुछ और आता है तो आप उसको उस एक टॉपिक को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो उसको छोड़ के अगर अगर एक टॉपिक को छोड़ भी देते हैं उसको छोड़ के और टॉपिक देख लीजिए। वेक्टर एटम मॉडल है, हो गया, कमेंट बॉक्स में यस लिखते जाना किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, ये इस तरीके से भी कर सकते हो कि प्रॉब्लम पूछी जा रही है आप बता दीजिए, अगर किसी को उसमें से प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हो। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस के ही टॉपिक्स बोल रही हूँ मैं, तो अगर किसी को उनमें से प्रॉब्लम हो, ठीक है, या किसी को लगता है कि नहीं हुए हैं तो ही नो लिखना, अदरवाइज आगे चलते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करो टॉपिक्स। ओके, vector atom में vector atom model and quantum number associated with vector atom model, प्रॉब्लम है तो यस लिख दो। ठीक है, कि प्रॉब्लम आपको आ रही है, अदरवाइज नो लिख दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मतलब ये टॉपिक सबको समझ में आ गए। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ओनली, जिसके अंदर सिर्फ आपको 3 मार्क्स तक का ही पूछा जाएगा। पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल लाइंस इन डिफरेंट सीरीज ऑफ एल्कलाई स्पेक्ट्रा, इसके अंदर मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, सोडियम के लिए करवाऊंगी, इन केस अगर वो और पूछता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, लास्ट में करना, ये टॉपिक मैं करवाऊंगी लास्ट में ही इस यूनिट के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड डबलेट टर्म सेपरेशन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड डबलेट टर्म सेपरेशन इन पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। आज हमारा पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट भी कंप्लीट हो गया है। क्लियर है सबको यहाँ तक?
ओके, नेक्स्ट है आपका LS कपलिंग एंड JJ कपलिंग, LL कपलिंग और SS कपलिंग, यानी कि ऑल कपलिंग्स, जितनी भी कपलिंग पॉसिबल होती हैं, 4 मैंने आपको करवा रखी हैं। चारों की चारों सबको क्लियर है? ओके, कल सैटरडे है तो कल न्यूमेरिकल का डे है, कल न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? या फिर पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं या मंडे को कर लेंगे, चलो ठीक है, अभी तो टाइम है। इसके बाद लेजर स्टार्ट करूं या सेकेंड यूनिट? थर्ड यूनिट स्टार्ट करनी है, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करनी है, वो बता दूं? सीक्वेंस से चले, सेकेंड सेकेंड, ओके ठीक है, सेकेंड ही कर लेंगे, ठीक है, ओके सीक्वेंस से चलेंगे, सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपका एक इसके अंदर, वैसे तो वो एक के अंदर ही इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम्पल के साथ में भी करना है, तो LS कपलिंग एंड JJ कपलिंग स्कीम करनी है, कि जैसे अब आपने इसके अंदर टर्म सेपरेशन फाइंड आउट कर ली, ठीक है, आपको पता चल गया कि टर्म सेपरेशन क्या होता है क्या नहीं होता, तो अब आपको क्या करना है, जब हम LS कपलिंग करते हैं तो LS कपलिंग के अंदर देखो कितने कितने देखो एक चीज देखो, यहाँ पे अगर आप LS कपलिंग स्कीम ले रहे हो या फिर आप ले रहे हो JJ कपलिंग, ठीक है, तो LS कपलिंग में आपको ये तो पता चल गया कि निकालना तो टोटल J है, लेकिन निकलेगा कहाँ से? L और S टोटल निकाल के फिर निकलेगा। JJ कपलिंग में भी निकालते तो हम टोटल J हैं, लेकिन निकलेगा किससे? पहले जो आपका ऑर्बिट है उससे आपको J1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरे वाले से जो आपको दिया हुआ है ऑर्बिट L2 और S2, वहां से आपको J2 करना है कैलकुलेट, उसके बाद टोटल आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है, सबको पता है इस चीज के बारे में, तो ठीक है, कि यहाँ से L प्लस एस से लेके L माइनस एस तक की टर्म आती है, यहाँ पे J1 प्लस J2 से लेके J1 माइनस J2 मैग्नीट्यूड के अंदर ये रहेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी ली जाएगी, तो ये आपका रहेगा। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर बेटा पॉसिबल कितने कितने देखो, L1 की L2, क्योंकि जब हम इसके अंदर बनाते हैं, जब आपको ग्राफ याद है इसका, हमने वेक्टर एटम मॉडल जो आपका इसका बनाया था LS कपलिंग के लिए, तो अगर किसी को ध्यान हो तो देखो, यहां से हमने क्या किया था LS कपलिंग में, तो ये L1 L2 और ये कैपिटल L था, ये हमारा सपोज L1 स्टार है, ये L2 स्टार है, ठीक है, स्टार में लगा नहीं रही, आप ध्यान देना, ये वैल्यू हमेशा स्टार में रहेंगी। स्टार का मतलब क्या है? अंडर द रूट ऑफ L1 इंटू L1 प्लस में 1, अगर L2 स्टार है तो अंडर द रूट ऑफ L2 इंटू L2 प्लस 1, और ये कितना हो गया आपका टोटल L, ठीक है, यहाँ से ये हमारा S2, ये S1 और ये क्या है आपका कैपिटल S है, ठीक है, और ये दोनों फिर बाद में इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, टोटल आपका J फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, टोटल J की, तो यहाँ क्या था आपका टोटल J, ये आपका S2 हो गया और ये क्या है आपका S1, तो इंटरेक्शन देखो, चाहे J आपका कोई सा भी हो, ये सारी की सारी टर्म L1 L2 और कैपिटल L, ठीक है, S1 S2 और कैपिटल S, वहां पे क्या आएगा, J1 J2 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल L और कैपिटल S की वजह J1 एंड J2 आएगा, लेकिन ये फैक्टर तो सब में ही आएंगे, ठीक है, तो अगर ये चार आपके पास आ रहे हैं L1 L2 और S1 S2, तो ये किस तरीके से आपकी इंटरेक्शन कर सकते हैं, वहां ये लिखनी पड़ेगी पहले, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, L देखो इसके अंदर पॉसिबल कितनी इंटरेक्शन हो सकती है, L1 L2 के साथ इंटरेक्ट कर सकता था, ठीक है, दूसरा देखो और कौन, S1 भी S2 के साथ इंटरेक्ट कर सकता था ना, ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सी इंटरेक्शन पॉसिबल है, नेक्स्ट क्योंकि हमें एक तो साफ की साफ इसमें दिख ही रही है, कौन सी,
कि थर्ड दिख रही है हमें कि L1 की इंटरेक्शन S1 के साथ हो सकती थी, ठीक है। फोर्थ, क्योंकि L1 और S1 इसके अंदर बना सकती है ना इंटरेक्शन में, ठीक है, LS कपलिंग के लिए, ठीक है। और क्या हो सकती है, L2 इंटरेक्ट कर सकता था S2 के साथ भी, ठीक है। और क्या इंटरेक्शन फॉर्म हो सकती है, दोनों के केस के लिए बता रही हूँ मैं, जब JJ कपलिंग भी ले सकते थे और हम दूसरी वाली LS कपलिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ कौन सी हो सकती है, L1 इंटरेक्ट कर सकता था S2 के साथ। और सिक्स कौन सी इंटरेक्शन इसके अंदर पॉसिबल हो सकती है, इसके अंदर देखो कि जब L2 S1 के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपकी 6 आपकी पॉसिबल इंटरेक्शन इसके अंदर बनती है जब आप LS और JJ कपलिंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे। अब टाइम हो गया है, अटेंडेंस ले लो रेखा। रेखा अटेंडेंस ले ली? अगर ओके